और कानून की परिभाषा लिखने वाला भी था। ऐसे सम्मानित हमारे अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी, जिन्होंने नया इतिहास लिखा, जो इतिहास के पन्नों पर छप चुका है और आने वाले भविष्य की पीढ़ी को जब इतिहास के पन्ने पलट कर देखे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं, उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। कुलदीप सिंह पठानिया जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। चंबा के मेरे साथी विधायक नीरज नैयर जी, मनिंदर राजन जी जो इंदौरा से विधायक है, मैं भी वहां भी जनसभा को संबोधित करके आ रहा हूं। हमारी पूर्व में शिक्षा मंत्री और ढलोजी की विधायक हमारी बड़ी बहन आशा कुमारी जी, सुरेंद्र भारद्वाज जी, यशवंत खन्ना जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष कमल जी, सभी मंच पर सम्मानित अतिथिगण और भटियाल क्षेत्र के सभी दूर दराज क्षेत्रों से आए बुजुर्ग, माताएं, युवा, प्यारे बच्चों, 15 महीने पहले आज के दिन ही मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुझे पूरे 15 महीने हो गए। आज का दिन 15 महीने का पहला दिन। इतिहास ने करवट बदली और कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद सौंपा जिसके परिवार से कोई राजनीतिक जीवन में कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक आम परिवार से उठकर, आप लोगों के परिवार से उठकर, जहां जिनकी माता भी खेती करती है, उसको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे मन में हमेशा से एक इच्छा रही कि जितने भी हमारे लोग हैं हिमाचल प्रदेश में, हमारे समाज के जो भी लोग हैं, उनकी कैसे सेवा की जाए। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक रिवाज होता है कि सचिवालय में जाकर जितने भी अधिकारी होते हैं, सचिवालय के कर्मचारी होते हैं, वो सब एक बैठक करते हैं। शपथ लेने के बाद अपनी पूजनीय माता जी के साथ गले मिलने के बाद, जो कि सिर्फ 5 कक्षा पढ़ी हुई थी, हमें आशीर्वाद देती है, कहती है कि बेटा आपने समाज के सभी लोगों की सेवा करनी है। उसके बाद मैं बालिका आश्रम गया, उन प्यारी बेटियों से मिला जिन्होंने अपनी माता को खोया, अपने पिता को खोया। उनका दर्द समझा। मैंने देखा उनके हॉस्टल में जाकर वो कैसे रहती है। वो मन में अपने भाव छुपा रखी थी, उस भाव को मैंने पढ़ा। अभी मैं सचिवालय की दहलीज पर कदम भी नहीं रखे, मेरे मन में एक सोच आई कि जो बेटियां और जो बेटे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उनके लिए हमें कुछ करना है। और हमने उस सोच से आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक सोच बनी कि हम अपने बच्चे को किस तरह पालते हैं। जिस तरह हम अपने बच्चों को पालते हैं, उसी तरह का प्यार इन बच्चों को मिलना चाहिए जो अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं। ये सोच विकसित हुई, कानून के बारे में विचार किया गया और अक्टूबर में
हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहां अनाथ बच्चों को सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट राज्य के बच्चे घोषित किया। ये घोषणा महज कागजों में न रह जाए, उसके लिए कानून में कई पन्ने लिखे गए। कहा गया जो भी बच्चा अपनी माता को खो चुका है, अपने पिता को खो चुका है, उसकी पढ़ाई का खर्चा जिस प्रकार हम अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, उसी प्रकार से ये सरकार करे। हर महीने 18 साल से कम उम्र के बच्चे को 2,500 रुपया पॉकेट मनी के रूप में मिलेगा। उसकी पढ़ाई का खर्चा अगर वो हॉस्टल में रहता है और किसी अच्छे स्कूल में भी पढ़ता है, सरकार उठाएगी। 18 साल के बाद बच्चा पढ़ने लिखने में तेज है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है। हमने कहा जिस तरह हमारा बच्चा, जैसे कि अभी हमारे कुलदीप ठाणे जी कह रहे थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस शुरू होनी चाहिए, हमने कहा जिस तरह हम अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उसी तरह इन बच्चों को किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन में जब एडमिशन मिलेगा, उसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी, कोचिंग का भी सारा खर्चा सरकार उठाएगी। और इस प्रकार हमने उन्हें 27 साल की उम्र तक उसकी शिक्षा से संबंधित सभी खर्चा, उसके हॉस्टल से संबंधित सभी खर्चा उठाने का दायित्व हमारी सरकार ने ये पहला पुण्य का कार्य है। जिस तरह हम अपने बच्चे को कॉलेज में जाने के लिए कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपया बेटी आके अपने माता को बोलती है, अपने पिता को बोलती है, उसी तरह मैंने कहा इन बच्चों को मांगने की जरूरत नहीं पड़े। हर महीने इनके बैंक अकाउंट में 4,000 रुपया डलना चाहिए और तकरीबन 4,000 बच्चों को आज 4,000 रुपया उनके पॉकेट में डल रहा है। किसी ने व्यवसाय शुरू करना, किसी बेटी की शादी होनी है, 3 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। जिसके पास घर नहीं है, चाचा ताए के पास रह रही है, अपनी जगह है, उसके लिए 3 लाख रुपया मिलेगा। अभी हम इस प्रकार के कार्यों से आगे काम कर ही रहे थे कि उस समय आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती का मुझे सामना करना पड़ा। आर्थिक मोर्चे पर चुनौती थी, जो सरकारी खजाना होता है वो आप लोगों का खजाना होता है। उस खजाने में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को किस प्रकार वेतन मिले, किस प्रकार दिन प्रतिदिन का खर्चा चले, उसके लिए हमारा सरकारी खजाना खत्म हो चुका था। अधिकारियों ने मेरे पास अपनी वस्तुस्थिति बताई। मैंने कहा आज तो कांग्रेस की सरकार बन गई, अगर बीजेपी की सरकार बन जाती उस समय तो आप क्या करते? उन्होंने कहा कि तब भी हम कर्जा उठाते हैं, आज भी हम कर्जा उठाते हैं। मैंने कहा अभी कुछ समय के लिए तो आप कर्जा उठाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिमाचल प्रदेश कर्जे के बोझ के नीचे दबा रहे। बैठकें हुई, मैं खुद 1-1 बजे तक सभी अधिकारियों से बैठक करता रहा। जो अधिकारी 5 बजे छुट्टी करके चला जाते थे, 4 बजे छुट्टी करके चला जाते थे, सभी अधिकारी जब तक मैं ऑफिस में रहता था ये निर्देश दिए गए कि आप सब ऑफिस में रहिए। आर्थिक चुनौती को पार करने के लिए हमने दिन रात मेहनत की, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दिन रात मेहनत की। कैसे हम आगे बढ़े, यहां जो मेरे भाषण सुन रहे हैं मैं सबको बताना चाहता हूं, 75 लाख की हमारी जनसंख्या है और जो बच्चा अभी 1 साल का हुआ है उनको सबको मिलाकर 1,02,000 करोड़ रुपए का कर्जा आप पर चढ़ा हुआ है। 90,000 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे जो प्रदेश दबा हो, 10,000 करोड़ रुपए की 6th पे कमीशन की सरकारी कर्मचारियों की देनदारियां हो, उस प्रदेश के विकास का रास्ता कैसे लिखा जाए, ये एक चुनौती थी। उस चुनौती को हमने युद्ध की तरह लड़ा और आज हम धीरे धीरे उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जब हम इस चुनौती का सामना कर रहे थे तो हमने कोई राजनीतिक इच्छा नहीं देखी। हमने कहा
1,36,000 जो सरकारी कर्मचारी हमारे हैं, जो प्रदेश में विकास की गाथा लिख रहे हैं, उन सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापा कैसे सुरक्षित रहे। अगर वो एनपीएस में रहते तो किसी को 2700 रुपया पेंशन मिलती, किसी को 3200 रुपया पेंशन मिलती। अधिकारी मेरे पर दबाव डालते रहे कि हम ये नहीं कर सकते, प्रदेश पूरा कंगाल हो चुका है, आने वाले दिन में हम अगले महीने की तनख्वाह तक नहीं दे पाएंगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा ना कोई चुनाव है आज, ना अभी चुनाव होने वाले हैं, पर जो हमने कांग्रेस पार्टी ने कहा है, इन सरकारी कर्मचारियों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजेंगे। अधिकारियों ने ना अनुकर के बाद मैंने पहली कैबिनेट में 1,36,000 जो सरकारी कर्मचारी थे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ये क्यों किया? क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी का बेटा हूं, मैं दर्द जानता हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, एक आम परिवार से उठकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा हूं, तो दर्द भी जानता हूं, पीड़ा भी जानता हूं। फिर उसके बाद इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हिमाचल प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश होगी कि कई घर बर्बाद हो जाएंगे। मैं पूरे प्रदेश में गया, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र नदौन में था, मुझे खबर आई कि कुल्लू में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। मैं रातों रात कुल्लू पहुंचा, वहां मैंने हाल देखा, पूरा कुल्लू जिला बेहाल था। पूरे कुल्लू जिले में ना रोशनी थी, सड़कें टूट चुकी थी, 75,000 पर्यटक हमारे फंसे हुए थे, 15,000 पर्यटकों की गाड़ी फंसी हुई थी। पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य मेरे गए, सबकी हमने ड्यूटी लगाई। 48 घंटे के अंदर हमने बिजली दोबारा बहाल की, टेम्परेरी रास्ते जोड़े और 75,000 पर्यटकों को उनके घर सुरक्षित वापस पहुंचाया। ये सरकार की संवेदनशीलता थी। फिर बात आई, 14 अगस्त को पता लगा पूरे हिमाचल प्रदेश में आजादी के एक दिन पहले बारिश ने भारी तबाही की है। कई घर बह गए, कई लोग हमें छोड़कर चले गए। एक ही दिन में भारी बारिश के कारण इतिहास की सबसे बड़ी 51 मौतें हुई। इस आपदा में 550 लोग अपनी जान गंवा गए। जहां भी जाता था, परिवार के लोग रो रो कर ये कहते थे, बड़ी मुश्किल से हमने अपना एक घर बसाया, पाई पाई जोड़ी। मैं ये चीज जानता था, क्योंकि 90% हमारे लोग जो है गांव में रहते हैं। सच में पाई पाई जोड़कर एक पक्का घर बनता है, और जब वो पक्का घर एक रात जब उसमें परिवार सोया हो और पता लगे कि अत्यधिक बारिश ने उस घर को भागकर ले जाना है, फटाफट अपने परिवार के साथ अपनी जान बचाई। जिस घर में वो रहते थे वो पूरी तरह घर बह गया, खाने के लाले पड़ गए। 16,000 घरों को नुकसान हुआ। परिवार में छोटे छोटे बच्चे थे जो रो रो के कह रहे थे कि अब हमारी पढ़ाई का हाल क्या होगा। कई माताएं, बुजुर्ग माताएं हमारे कंधे पर रो रो के कह रही थी कि बेटा बड़ी मुश्किल से घर बनाया, अब कैसे हम रहेंगे, कैसे गुजारा करेंगे। मैंने फैसला किया कि गांव में रहने वाला जो परिवार है वो तम्बू में नहीं रहेगा, कहीं भी किराए के मकान पर रहेगा, और किराया भी हम 5,000 रुपया पर परिवार देंगे। जो शहर में रहने वाले लोग थे उनके लिए 10,000 किया, और 31 मार्च 2024 तक सभी सुविधाएं फ्री दी।
हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते रहे कि आपदा आई है, हमारे जीवन काल में तो ऐसी कभी आपदा नहीं आई है। 16,000 घर तबाह हो गए, 16,000 परिवार सड़कों पर आ गए। केंद्र सरकार ने हमारी एक बात नहीं सुनी। मैं सुबह आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करता था, शाम को आकर अधिकारियों से बैठक करता था। अधिकारी रोना रोते थे, पैसा नहीं है। मैंने कहा इन 16,000 परिवारों को बसाना है। मैं दर्द जानता हूं क्योंकि मैं उन परिवारों के बीच से उठकर मुख्यमंत्री बना हूं। वो कहा कि हम कानून नहीं बदल सकते, हम नियम नहीं बदल सकते। मैंने उस कानून की किताब को अपने पास लाकर रात को घर में पढ़ा। सुबह उठकर मैंने देखा कि कानून में लिखा है, नियमों में लिखा है कि सिर्फ पक्के मकान को सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलेगा। मैंने अधिकारियों को कहा कि इस नियम के तहत इसको इनका जो मुआवजा बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए, हमने उन 16,000 आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया, और जो सहायता आज भी केंद्र सरकार से 1.5 लाख रुपए की है उसको सीधा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया ताकि वो घर दोबारा बन सके। ये संवेदनशीलता हमारे दिल में थी। केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। 4500 करोड़ रुपए का पैकेज हमने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए दिया।